राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो है पॉलिटी जो राजनीति विज्ञान जो विषय होता है उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती है या एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है उन सभी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते अपन चलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पॉलिटी से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है या पॉलिटी जिस भी एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में दी हुई है उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, उन सभी जो तथ्यात्मक जो बातें हैं, तथ्यात्मक जो इसमें पॉइंट आते हैं उन सभी को अपन इसमें साथ लेते हुए चलेंगे। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी दोनों का जो है ट्रांसलेट मैं करता हुआ चलूँगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट अगर ये क्लास देख रहा हो या इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसको बहुत कम मैटर मिलता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट होगा जो क्लास देखे तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो अपन पॉलिटी की आज शुरुआत करेंगे, जिसमें राजनीति की आज शुरुआत करेंगे, जिसमें जो है लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट थे जिसके जो आधार से लेके अपन चलेंगे, ताकि अगर कोई नया स्टूडेंट या जो जिसने तैयारी अभी स्टार्ट ही की हो अगर वो देख रहा है तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कि लगभग सभी राजस्थान की जो सभी एग्ज़ाम्स में उनमें पॉलिटी का एक अच्छा खासा जो है रेशियो बनता है क्वेश्चनों का। जिसमें अगर सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम होती है अपने राजस्थान में होती है आरएएस। तो आरएएस के एग्ज़ाम में लगभग जो है पॉलिटी से 10 से 12 या 15 के लगभग जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें कि एसआई की बात करेंगे, एसआई में जो है इस पॉलिटी से या जो भारत की राजनीति है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लगभग 10 के लगभग जो है आपके इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करें ग्राम सेवक की बात करें तो इसमें जो स्टेट पॉलिटी के जो है आपके लगभग 10 के लगभग आपके प्रश्न आने के चांसेस इसमें रहेंगे। जिसकी पॉलिटी जो इंडियन पॉलिटी के साथ साथ अपन जो है स्टेट पॉलिटी के भी टॉपिक जो है चलाते आगे चल के चलाते रहेंगे, जिससे आपके ये भी टॉपिक जो है क्लियर होते रहेंगे। आपके जो है पटवारी में भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या 8 से 9% जो है आपके इसके जो पॉलिटी है इसके क्वेश्चन जो है आते हैं। तो लगभग सभी जो एग्ज़ाम है, चाहे राजस्थान की ले सकते हैं चाहे अपन इंडिया के हिसाब से ले सकते हैं, सभी की जो है आपके जो है पॉलिटी के क्वेश्चन जो है अच्छा खासा रेशो पॉलिटी के क्वेश्चनों का इसमें रहता है। तो अपन जो है पॉलिटी को एक बेस से लेके चलेंगे ताकि आप सभी को ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज अपन पॉलिटी में स्टार्ट करेंगे स्टेट बेस से स्टार्ट करें, जिसमें सबसे पहले नाम आ रहा है अपने स्टेट का। राज्य, स्टेट को अपन बोल सकते हैं राज्य, स्टेट या इसको बोल सकते हैं कंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग जिस स्थान पे अपन रह रहे हैं, जिस देश में अपन रह रहे हैं, उसको पॉलिटी की जो भाषा है जिस देश में अपन या जो लोग रह रहे हैं, जिस देश में अपन अभी रह रहे हैं, अपन जिस देश में अपन अभी रह रहे हैं, इसे अपन क्या कह रहे हैं, देश कह रहे हैं। अपन क्या कह रहे हैं, जिस जगह या जिस स्थान पे अभी अपन रह रहे हैं उसको अपन देश कह रहे हैं। तो देश कह रहे हैं अपन भारत को, तो भारत को अपन देश कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटी की भाषा में भारत को क्या बोलेंगे, अपन राज्य बोलेंगे। पॉलिटी की भाषा में जो भारत को क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। तो बात आती है स्टेट की। राज्य क्या होता है, तो राज्य जो है पॉलिटी की भाषा में जिसको स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं, लेकिन अपन जिस भाषा में सामान्यतः बोलते हैं उसमें अपन कहते हैं देश। तो जैसे भारत देश, ऑस्ट्रेलिया देश, उसी हिसाब से पॉलिटी में जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या कहलाएंगे, अपने राज्य कहलाते हैं। तो जिसको अपन देश कहते हैं सामान्यतः वो क्या है, एक राज्य। पॉलिटी की भाषा में क्या कहलाता है, वो एक राज्य कहलाता है। तो अपन समझेंगे कि जो आधुनिक परिभाषा के अनुसार या जो परिभाषा दी जाती है देश की, वो किस प्रकार से दी जाती है, कौन कौन से जो है देश में जो है कौन कौन से जो पॉइंट शामिल होते हैं, ताकि वो एक मिलके जो है उसकी संरचना जो है देश राज्य के रूप में काम आती है। तो सामान्यतः जो आधुनिक परिभाषा के हिसाब से अपन देखें तो राज्य में मुख्यतः 4 ऐसे बिंदु शामिल होते हैं जिनसे मिलके जो है राज्य का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार राज्य की परिभाषा किसके अनुसार,
आधुनिकता के अनुसार या आधुनिक जो परिभाषा दी जाती है उसके अनुसार, आधुनिक परिभाषा के अनुसार राज्य 4 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। उन 4 बिंदुओं की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, राज्य जो है भूभाग से मिलकर बना होता है। किससे? भूभाग से। इसको जो है इंग्लिश में अगर कहेंगे तो भूभाग को कहेंगे अपन टेरिटरी। भूभाग को क्या कहेंगे? टेरिटरी। तो राज्य जो है उसका पहला जो बिंदु होता है, जो पहला जो भाग होता है जिससे मिलकर राज्य बना होता है, उसका नाम है भूभाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन टेरिटरी कहते हैं। दूसरा अगर देखते हैं इसमें भूभाग के अलावा जो दूसरा भाग आता है कि राज्य जिससे मिलकर बना होता है, उसका नाम आता है जनता। तो दूसरा ऐसा बिंदु जिससे राज्य बना होता है, देश मिलके बनता है, उसका नाम है जनता। इसको अगर अपन इंग्लिश में कहेंगे जनता को तो क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जनता को क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। तो राज्य स्टेट का जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है जिससे जो है मिलके जो है राज्य बनता है, तो टेरिटरी। दूसरा है पॉपुलेशन। तीसरा जो बिंदु आता है जिससे मिलके राज्य बना होता है, उसका नाम है अपने सरकार, जिसको इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट। चौथा जो बिंदु है जिससे मिलके राज्य बना होता है, उसको कहेंगे अपन संप्रभुता। संप्रभुता। चौथा जो बिंदु उसको जिससे मिलके राज्य बनता है, जिससे मिलके देश बनता है, उसको कहते हैं संप्रभुता। इसको इंग्लिश में कहना चाहिए तो क्या कहेंगे अपन? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी। अगर बात करते हैं कि राज्य किन किन जो है तत्वों से मिलकर बना होता है, तो राज्य की परिभाषा जो आधुनिक हिसाब से दी जाती है कि राज्य जो है 4 तत्वों से मिलकर मुख्यतः बना होता है, जिसमें पहला जो तत्व आता है अपने भूभाग आता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटरी। दूसरा जो भाग आता है उसको जनता आता है, जिसमें इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। तीसरा जो भाग आता है जिससे राज्य मिलकर बना होता है वो होती है गवर्नमेंट। चौथा जो भाग आता है जिससे राज्य मिलकर बना होता है वो होती है अपनी सोवरेनिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में संप्रभुता। तो ये 4 ऐसे बिंदु है जिनसे मिलकर जो है राज्य बना होता है। लेकिन कुछ जो तथ्यात्मक लेकिन कुछ जो थिंकर होते हैं, जब कुछ विचारक होते हैं, वो कहते हैं कि राज्य जो है 3 ही तत्वों से या 3 ही भागों से मिलके बना होता है, जिसमें जो है कुछ थिंकर जो सरकार और संप्रभुता को एक ही भाग में ले लेते हैं। किनको? सरकार, गवर्नमेंट को और सोवरेनिटी को एक ही तत्व में ले लेते हैं। तो कुछ थिंकर ये मानते हैं कि राज्य का निर्माण होने के लिए 3 ही तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें होती है भूभाग की, जनता की और सरकार की। सरकार में ही संप्रभुता को उन थिंकर्स ने शामिल कर लिया। तो कुछ थिंकर ये मानते हैं कि राज्य जो है 3 ही बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला भाग उन्होंने बताया है भूभाग को, दूसरा बताया उन्होंने जनता को, तीसरा बताया उन्होंने सरकार को। अगर बात करें संप्रभुता की, तो संप्रभुता को उन्होंने सरकार में ही ले लिया है, सरकार के हिसाब से उन्होंने ले लिया है। लेकिन आधुनिक हिसाब से देखें, जो वर्तमान में जो परिभाषा चल रही है राज्य की, वो चल रही है कि भूभाग, जनता और सरकार और संप्रभुता, ये 4 जो बिंदु मिलते हैं तब क्या बनता है? अपना देश बनता है या राज्य बनता है। मुख्यतः जिसको अपन सामान्यतः देश कहते हैं उसे ही क्या कहते हैं? राज्य। पॉलिटी की भाषा में क्या कह रहे हैं अपन? राज्य कह रहे हैं। अपन इसमें दूसरी बात करते हैं, जिसमें कि कौटिल्य ने भी क्या दी थी? राज्य की परिभाषा दी थी। कौटिल्य ने भी क्या दी थी? राज्य की परिभाषा दी थी। उनका कौन सा ग्रंथ था? अर्थशास्त्र। इंग्लिश में भी इसको लिखेंगे कि कौटिल्य ने कौन सा शास्त्र दिया था? अर्थशास्त्र। एक ग्रंथ था उनका, एक जो बुक लिखी थी उन्होंने अर्थशास्त्र, उसमें जो है कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें राज्य की परिभाषा उन्होंने दी थी। तो कौटिल्य ने जो है राज्य के लिए कितने भाग बताए थे? 7 भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे? 7 भाग बताए थे, जिसको कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग थ्योरी, जिसे क्या कहते हैं? सप्तांग थ्योरी, जिसमें कितने तत्वों से मिलकर राज्य बना होता है? कौटिल्य के अनुसार 7 तत्व ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर क्या बना होता है? अपना राज्य बना होता है। तो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में बताया है कौटिल्य ने कि 7 तत्व ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है? अपने राज्य बनता है। जिसमें कौटिल्य ने, अगर बात करें कौटिल्य की, तो सबसे पहले कौटिल्य ने बताया था भूभाग को। किसको? भूभाग को, जिसमें अपन ने ऊपर बात की थी, जिसमें पहला जो अपने राज्य के हिसाब से परिभाषा में लिया था भूभाग को, टेरिटरी को। पहला कौन सा है? टेरिटरी। दूसरा जो कौटिल्य ने बताया था उसमें बताया था किले को, किला। तीसरा जो कौटिल्य ने बताया था भाग, वो बताया था आपके राजा को, स्वामी या किंग। चौथा जो बताया था भाग कौटिल्य के अनुसार, वो बताया था दंड, दंड या सेना, आर्मी।
पांचवा जो कौटिल्य ने भाग बताया था वो बताया था आपके कोष, जो धन कोष होता है, जो कोष होता है राज्य का, उसको। छठवां जो कौटिल्य ने भाग बताया था वो बताया था आपके अमात्य, जिसको कहते हैं मंत्री, मिनिस्टर, जिसको क्या भी कहते हैं अपन, मंत्री भी कहते हैं। सातवां जो कौटिल्य ने भाग बताया था वो बताया था आपके मित्र, क्या बताया था, मित्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अगर राज्य की परिभाषा देखते हैं तो उसमें 7 भाग आते हैं। पहला आता है भूभाग, जिसको टेरिटरी कहते हैं। दूसरा आता है आपके किला, जिसको दुर्ग कहते हैं, जिसको एक राज्य का जो मुख्य जो स्थान होता है वो जैसे अपन अगर राजधानी के रूप में ले सकते हैं, जिसको राजधानी कहते हैं। तीसरा जो है स्वामी या द रूलर, राजा को द रूल, क्योंकि रूल बनाने वाला होता है राजा, जो है नियम बनाने वाला होता है, इसलिए राजा को द रूलर कहा है। इसको कहा है आर्मी, राज्य की क्या होनी चाहिए, एक आर्मी भी होना चाहिए। पांचवा जो उन्होंने लिया है कोष लिया है, जिसमें जो फंड होता है वो लिया है कि द ट्रेजरी, जो कोष होता है, राज्य कोष होता है, उसको लिया है, जिसको अगर इंग्लिश में कहते हैं तो कहते हैं ट्रेजरी, क्या कहते हैं, ट्रेजरी। राज्य कोष को क्या कहते हैं, द ट्रेजरी। तो जो एक राज्य का कोष होना चाहिए, जिसको द ट्रेजरी इंग्लिश में कहेंगे। अमात्य होता है मंत्री, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्टर। एक होता है मित्र, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड। तो ये 7 ऐसे तत्व होते हैं जिनसे मिलके जिससे मिलके क्या बनता है, अपने राज्य बनता है। तो इसकी अगर संरचना देखें अपन, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अपने भूभाग आएगा। किसी देश का एक क्या होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, एक क्षेत्रफल होना चाहिए, जिससे क्या होता है, देश मिलके बनता है। दूसरा जो होना चाहिए, उसमें एक फोर्ट होना चाहिए, एक किला होना चाहिए, एक राजधानी के हिसाब से एक राजधानी होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए, इस पे राज करने वाला एक क्या होना चाहिए, द रूलर होना चाहिए, एक रूल बनाने वाला एक मुखिया भी इसमें होना चाहिए। इसका जो रूलर के आसपास जो रूल बनाने वाला जो मुखिया होता है, उसकी एक क्या भी होनी चाहिए, आर्मी भी होनी चाहिए, जो उसके आसपास रहे। उसके पास में क्या होना चाहिए, एक मंत्री भी होना चाहिए, एक मिनिस्टर भी इस संरचना में होना चाहिए। मिनिस्टर के अलावा इसमें एक क्या होना चाहिए, इसकी सेना भी अपन ने ले ली कि इसमें सेना होनी चाहिए। ये जो राजा और मंत्री होते हैं, ये इसके साथ इसमें क्या होना चाहिए, कोष भी होना चाहिए, जिसको ट्रेजरी भी अपन कहते हैं। इनका जो क्या होना चाहिए, एक कोष भी होना चाहिए। कोष के अलावा इनमें क्या होना चाहिए, एक पड़ोसी मित्र, एक पड़ोसी संबंधी, अच्छा संबंधी भी, जिसको अपन कहते हैं मित्र, एक पड़ोसी अच्छा मित्र भी होना चाहिए। तो ये कुल 7 चीज़ें हैं जिनसे मिलके क्या बनता है, अपने राज्य या देश बनता है। ये किसके अनुसार जो है अपन ने परिभाषा ली है, तो जो कौटिल्य है उन्होंने अर्थशास्त्र में परिभाषा दी है कि कुल 7 ऐसे भाग होते हैं जिनसे मिलके जो है राज्य बनता है, या जिसको अपन पॉलिटी की भाषा में राज्य कहते हैं, और ऐसे सामान्यतः क्या कहते हैं, देश कहते हैं। तो 7 ऐसे तत्व हो गए जिनसे मिलके क्या बनता है, अपने देश बनता है। भूभाग, किला, राजा, दंड, कोष, अमात्य और मित्र। अगर सामान्यतः अगर परिभाषा ले अपन राज्य की, तो उसमें 4 भाग आते हैं। भूभाग, जिसको टेरिटरी कहते हैं। दूसरा कहते हैं जनता, जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, संख्या कहते हैं, सरकार। तीसरा जो आता है वो गवर्नमेंट कहते हैं। चौथा आता है उसको संप्रभुता कहते हैं। अगर इसकी संरचना अपन समझे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, एक क्षेत्रफल, किसी देश के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें रहने वाली क्या होनी चाहिए, अपने पॉपुलेशन, जिसमें रहने वाली क्या होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए। जनता के ऊपर क्या होनी चाहिए, सरकार, जिसको जनता का जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, सभी के लिए समान होनी चाहिए, सभी के लिए समान नियम बनाने वाली होनी चाहिए, सभी के जो है अधिकारों की रक्षा करने वाली होनी चाहिए। तो ये 4 भाग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। दूसरा जो कौटिल्य के अनुसार 7 भाग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके क्या बनता है, अपने राज्य बनता है, जिसको अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ चुके हैं। अब अपन ऐसी बात करते हैं कि राज्य के लिए कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। अपन बात करेंगे राज्य के लिए कौन कौन से सिद्धांत जो है मुख्य आपके एग्जाम में आने लायक हो सकते हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर रहे हैं। अब जो है अपन राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत, मुख्य जो सिद्धांत है उनकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति में कुछ मुख्य सिद्धांत थे, कुछ थिंकर्स ने अच्छे सिद्धांत दिए थे, जो सिद्धांत माने जाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, पहले क्या किस हिसाब से जो है राज्य अपन मान के चल रहे थे, जो वर्तमान में किस हिसाब से चल रहे हैं, उसकी अपन बात इसमें करने वाले हैं। तो राज्य की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है उनकी अपन चर्चा इसमें करेंगे, जिसको अपन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझने वाले हैं। इसमें अपन बात करते हैं कि राज्य के सिद्धांत या राज्य की उत्पत्ति के लगभग 4 से 5 सिद्धांत दिए गए, जिनमें से अपन 1-2 सिद्धांतों को समझते हुए यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लगभग मध्यकाल में ये चलन था। लगभग किस काल की बात कर रहे हैं अपन, मध्यकाल की।
जो मीडियम काल था, मीडिएट काल था, उसकी बात करें, मध्यकाल व प्राचीन काल। मध्यकाल व प्राचीन काल में ये चलन था कि सिद्धांत लागू होता था मध्यकाल या प्राचीन काल में कि राजत्व का, राज्य का कौन सा सिद्धांत लागू होता था? देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत जिसको अगर अपन इंग्लिश में कहेंगे तो उसके कहेंगे डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी और डिवाइन ऑर्गन, जिसको राजत्व का देवीय सिद्धांत कहते हैं, डिवाइन थ्योरी इसको कहते हैं। मध्यकाल और प्राचीन काल में जो सिद्धांत है ये प्रचलित था, जिसको राजत्व का देवीय सिद्धांत इसमें कहते हैं। अब अगर बात करें कि ये होता क्या था, ये इसमें देवीय सिद्धांत में क्या प्रचलित था, किस प्रकार जो है देवीय सिद्धांत माना जाता था, तो देवीय सिद्धांत होता था कि राजा को जो था देवता का, जो देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनका दूत या उसका स्वरूप माना जाता था। कि राजा को किसने भेजा है? देवता ने ही भेजा है। जो राजा आदेश देता है वो एक देवता का आदेश है या जो भगवान है उनका आदेश है, तो उनके आदेश को सर्वोपरि मानना आपके लिए आवश्यक है। तो ये क्या था? राजत्व का देवीय सिद्धांत। तो राजत्व का देवीय सिद्धांत क्या होता है कि जो राजा होता है, मुखिया होता है जिस स्थान का, जिस देश का, वो क्या है? एक देवता का दूत के रूप में माना जाता है कि देवता ने इनको भेजा है, तो इनके हर जो काम कर रहे हैं ये देवता ही कर रहे हैं, यही माना जाता था। इसलिए देवता का जो आदेश है, देवता जो भी कर रहे हैं, चाहे कुछ गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, दोनों पक्ष है वो कभी गलत नहीं हो सकता देवता का किया हुआ। इसलिए जो है सब कुछ क्या माना जाता था कि जो कर रहे हैं वो देवता अपने रूप में किसी व्यक्ति को भेजा है, वो देवता का आदेश मानते हुए अपने यहाँ पे लागू कर रहा है। तो ये होता था राजत्व का देवीय सिद्धांत, जिसमें देवता का दूत के रूप में जो है राजा को माना जाता था कि जो है राजा है वो देवता का एक दूत है, जो कि सभी जो आदेश है वो देवता को मान के ही लागू कर रहे हैं। तो ये क्या था? अपने राजत्व का देवीय सिद्धांत, जिसको मध्यकाल और प्राचीन काल में जो सिद्धांत है अपने प्रचलित था। तो मैं आशा करता हूँ शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहेगा, आपको ये जो सूचना मैं दे रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव, आपको जो है एग्जाम में आने लायक लग रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब या लाइक करें। अगली जो है दूसरा जो सिद्धांत है वो है अपने जो कि चल रहा है अभी वर्तमान में। ये जो सिद्धांत है इसकी अपन ने बात की ली, जो कि मध्यकाल व प्राचीन काल में चल रहा था, लेकिन वर्तमान में कौन सा सिद्धांत चल रहा है अपन इसकी भी अपन बात करते हुए चलते हैं। तो वर्तमान में चल रहा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे अपन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि किस काल में चल रही है? जो वर्तमान काल है उसमें जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के मामले में ये सिद्धांत चल रहा है, जिसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है, जिसको अगर बात करेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे तो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको अपन कहेंगे। इसमें क्या होता है कि ये माना जाता है कि जो भी काम हो रहा है वो सामाजिक समझौते से, मतलब लोगों के द्वारा ही हो रहा है। जो सब कुछ जो निर्माण हो रहा है, कानून व्यवस्था का निर्माण जो हो रहा है, जो ढंग से कानून व्यवस्था चल रही है, सभी जो व्यवस्था है किनके द्वारा होती है? सब ने मिलके जो है ये काम किया है। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत इसको कहा जाता है। जिसमें अगर बात करें सबसे पहले अपन समझने की इसको कोशिश करेंगे, जिसमें आता है राज्य। राज्य के बाद में आता है आपके राज्य की एक विशेष कानून व्यवस्था इसमें होती है। राज्य होता है, राज्य की एक क्या होती है? कानून व्यवस्था होती है। तो राज्य है, राज्य की क्या है? एक अपने कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था क्यों लागू होती है? ये इसलिए लागू होती है ताकि जो जीवन है, जो लोगों का जो जीवन है, राज्य में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो अपने शांतिपूर्वक बीते। किस प्रकार बीते? अपने शांतिपूर्वक जीवन के लिए क्या बनाया जाता है? अपनी कानून व्यवस्था को बनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि राज्य होता है, राज्य में एक कानून व्यवस्था होती है, वो किस लिए लागू होती है? ताकि राज्य के जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक जो है राज्य में रह सके। इसलिए राज्य में क्या बनाई जाती है? अपनी कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था राज्य में शांतिपूर्वक जीवन के लिए बनाई जाती है, जो कि किनके द्वारा? ये जो कानून व्यवस्था है, जो राज्य है, जो राज्य के प्रतिनिधि है, किनके द्वारा निर्धारित होते हैं? अपने जनता द्वारा ही निर्धारित जो है होते हैं। पहले ये होता क्या था? पहले जो पुराना जो काल था उसमें ये होता था कि ये जो
राज्य है या जो सामाजिक समझौते जैसे ना हो कि जो एक मुखिया बन जाता था, जिसको पावर का सिद्धांत भी अपन कह सकते हैं, पावर थ्योरी भी जिसको कह सकते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का पावर चलता था, जिसमें जनता का कोई सहयोग नहीं था। तो आगे चल के जो है इस थ्योरी को बदला गया, जिसमें सामाजिक समझौते का सिद्धांत आया, जिसमें जो है सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अपने को एक मुखिया जो है तैयार करना है। वो जो है देवता का अपन उसको स्वरूप मानेंगे, जिसका जो है जिसका जो आदेश है सर्वोपरि अपन मानेंगे, जिसको जो है मुखिया बना देंगे ताकि अपने जो है जीवन जो है शांतिपूर्वक निकल जाए। तो राज्य होगा, राज्य की एक कानून व्यवस्था होगी, उसका एक मुखिया होगा जो कि अपने को आदेश देता रहेगा ताकि अपन शांतिपूर्वक जीवन जीने में इसमें जो है सहायता अपने को मिलती रहे। तो ये दूसरा सिद्धांत अपन ने लिया सामाजिक, जो वर्तमान में चल रहा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एक अपन ने लिया जो वर्तमान, जो मध्यकाल में चल रहा था, प्राचीन काल में चल रहा था, राजत्व का देवीय सिद्धांत, जो कि देवता के दूत के रूप में अपन इसको ले रहे थे। इसके अलावा जो पावर थ्योरी भी आती है, इसके अलावा जो है पार्शियल थ्योरी भी इसमें जो है आती है। अपने इसमें जो वर्तमान से पहले आती थी पावर थ्योरी, पावर थ्योरी भी आती थी, जिसमें जो है एक प्रतिनिधित्व होता था, किसी का एक का पावर होता था। अगली ले रहे तो इसमें पार्शियल थ्योरी भी अपन इसमें ले सकते हैं, पार्शियल थ्योरी। तो ये कुछ सिद्धांत है जिनकी अपन ने चर्चा की, जो मुख्य जो सिद्धांत थे उनकी अपन ने चर्चा कर ली है, जिसमें मध्यकाल और प्राचीन काल में देवीय सिद्धांत को माना जाता था, वर्तमान में जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत में महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। अब जो है अपन जो राजतंत्र होता है, जो एक लोगों के द्वारा जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा एक राजा का गठन किया जाता है, एक मुखिया जो है बनाया जाता है राजा को, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि राजतंत्र होता क्या है। अब अपन ने जो राज्य की परिभाषा थी, राज्य के जो सिद्धांत थे उनको अपन ने समझ लिया, तो अपन समझेंगे कि राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र में होता क्या है, जिसको अपन कहते हैं मोनार्ची सिस्टम भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोनार्ची, मोनार्की या मोनार्ची सिस्टम इसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, राजतंत्र। राजतंत्र होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राजतंत्र में एक क्या होता है, अपने राजा होता है, क्या होता है, राजा होता है। जो राजतंत्र होता है इसमें सिस्टम में होता क्या क्या है, किस प्रकार ये चलता है, तो इसको समझने की कोशिश अपन कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, राजतंत्र में एक राजा होता है, जिसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो मोनार्क कहेंगे, मोनार्च या मोनार्क इसको कहेंगे। तो राजतंत्र में मोनार्ची सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, मोनार्क होता है, जो कि 3 भागों से मिलके हुए बना होता है। राजा जो है राजतंत्र में, राजा जो है 3 भागों से मिलके हुए बना होता है। कौन कौन से भाग इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि किए जाते हैं, विधायिका, विधायिका पहला जो भाग है इसमें विधायिका, दूसरा जो भाग है इसमें कार्यपालिका, कार्यपालिका, तीसरा जो भाग होता है इसमें राजतंत्र में राजा के लिए न्यायपालिका। तो राजतंत्र में राजा के 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला आता है विधायिका, जिसको अगर इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेजिस्लेचर। विधायिका राजा का एक भाग होता है, जिसको पहला जो भाग होता है वो विधायिका होता है, जिसको क्या कहेंगे, लेजिस्लेचर। दूसरा जो होता है कार्यपालिका भाग होता है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। पहला भाग है विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा भाग है अपने कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, तीसरा जो भाग है इसको न्यायपालिका, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी किसके भाग होते हैं, मोनार्क के। किसके भाग होते हैं, मोनार्क के भाग होते हैं, जिसको अपन राजा कहते हैं। राजा के 3 भाग, राजा जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है शामिल होते हैं, जिसको अपन ने समझा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो अगर बात करेंगे विधायिका का काम क्या होता है, तो विधायिका को काम जो होता है मेक लॉ, कानून बनाना। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। विधायिका का जो काम है अपन ले रहे हैं इसमें कानून को बनाना। जो कार्यपालिका का जो भाग होता है वो होता है अपने कानून का इम्प्लीमेंट करना, कानून को जो है लागू करना। कानून को बनाना जो है विधायिका का भाग होता है, कानून को लागू करना जो होता है अपने कार्यपालिका का होता है, कानून को लागू करना। तीसरा जो होता है न्याय दिलाना, न्याय दिलाना किसका भाग होता है, अपना जुडिशरी का। जुडिशरी का क्या होता है, न्याय दिलाना। अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई राज्य अगर
कानून का उल्लंघन कर रहा है, लॉ का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए जो है अलग से न्यायपालिका बनाई गई है ताकि उसको दंड दिया जा सके। तो न्याय दिलाने का जो काम होता है वो जुडिशरी द्वारा किया जाता है। एग्जीक्यूटिव जो होती है, कार्यपालिका का जो काम होता है, जो कानून का लॉ का इम्प्लीमेंट करना होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना जो होता है एग्जीक्यूटिव का भाग होता है। तीसरा जो विधायिका, पहला जो है विधायिका, इसमें लेजिस्लेचर होता है जो कि मेक लॉ मतलब कानून का निर्माण जो होता है वो अपने विधायिका द्वारा इसमें होता है। अब अपन जो है समझते हैं कि जो राजतंत्र जो सिस्टम होता है, जो मोनार्की जो सिस्टम होता है, इसमें क्या इसकी जो है कमियां हो सकती है, इसकी जो क्या कमी है, इसके कारण जो है अपने को लोकतंत्र पे आना पड़ा। तो राजतंत्र की कमियों के बारे में अपन बात करेंगे कि इसमें होता क्या है। तो राजतंत्र की कुछ कमियां हैं जिसमें अपन बात करें सबसे पहले कि राजतंत्र में जो है जो ये तीनों शक्तियाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में सीमित होती है। तीनों शक्तियाँ किसमें? एक ही व्यक्ति में, तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में सीमित होती है। एक ही व्यक्ति में, जो कि कौन होता है? राजा में। जो तीनों शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों शक्तियाँ जो है, तीनों पावर्स जो है वो एक ही व्यक्ति में सीमित होती है, जिसको कहते हैं अपन राजा। जिसको क्या कह रहे हैं अपन? राजा। तो ये जो तीनों शक्तियाँ वो एक ही व्यक्ति में सीमित होने के कारण इसमें क्या हो जाता है, जो शक्ति होती है उसका केंद्रीयकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। क्या हो जाता है? शक्ति का क्या हो जाता है? अपने केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मतलब एक ही व्यक्ति में शक्ति, सारी शक्तियाँ आ जाती है, जिससे जो है वो राजा है जो है इन शक्तियों का क्या कर सकता है? अपने दुरुपयोग इसमें कर सकता है। तो शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसमें हो जाता है। तीनों जो शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में आने के कारण सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जो राजा है इन तीनों शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए जो शासन जो हो जाता है, तीनों शक्तियाँ एक व्यक्ति में आने के कारण शासन कैसा हो जाता है? निरंकुश। राजा जो है कैसा हो जाता है? अपने निरंकुश भी। इसमें तीनों शक्तियाँ एक व्यक्ति में होने के कारण राजा कैसा भी हो सकता है? अपने निरंकुश भी हो सकता है। तो निरंकुश को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसकी भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निरंकुश को इंग्लिश में कहेंगे अनकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल। निरंकुश को इंग्लिश में कहेंगे अनअकाउंटेबल। तो तीनों जो शक्तियां हैं एक व्यक्ति राजा में सीमित हो जाती है, जिससे क्या होता है? शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, जिससे जो है शासन कैसा हो जाता है? अनअकाउंटेबल हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। जो राजा जो होता है निरंकुश हो जाता है, जिससे जो शासन व्यवस्था जो है भली भांति प्रकार से चल नहीं पाती है। इसलिए जो है इसके बाद में, राजतंत्र के बाद में कौन सा सिस्टम लाया गया था? अपने लोकतंत्र को लाया गया था, डेमोक्रेसी को लाया गया था। एक थिंकर हुए हैं अपने, जिनका नाम है जिनका नाम है अपने जिनका नाम है मोंटेस्क्यू। सॉरी, मैंने पहले बोलने में गलत बोल दिया। मोंटेस्क्यू, जिनका क्या नाम है? मोंटेस्क्यू। ये थिंकर हुए हैं, एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है फ्रांसिस। ये कहाँ के थे? फ्रांस के। तो फ्रांसीसी एक विचारक हुए जिनका नाम है मोंटेस्क्यू। इन्होंने क्या कहा था कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जो शक्ति का एक जगह जो केंद्रीकरण हो रहा है, इसको क्या करने की जरूरी है? अपनी शक्ति पृथक्करण करने की जरूरी है, अलग अलग करने की जरूरी है। तो इन्होंने क्या कहा था कि शक्ति जो एक जगह निहित है राजतंत्र में, इसको क्या करेंगे अपन? शक्ति पृथक्करण इसमें करेंगे। तो शक्ति पृथक्करण का जो नाम लिया था सर्वप्रथम किन्होंने लिया था? फ्रांसीसी विचारक थे मोंटेस्क्यू। उन्होंने कहा था कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण साबित होगा आगे जाके, इसमें राजतंत्र से ज़्यादा अच्छा साबित होगा। किसके लिए? पॉलिटी की, राजनीति के लिए। राजनीतिक जो भारत को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए राजतंत्र से अच्छा साबित होगा कौन सा? अपने लोकतंत्र। उसमें क्या होगा कि जो शक्ति है उसका पृथक्करण हो जाएगा, तीनों है अलग अलग भाग इसमें हो जाएंगे। जो कि राजा में तीनों भाग जो है विधायिका, कार्यपालिका एक जगह सीमित थी, लेकिन जो अलग अलग इनको कर दिया जाएगा, तब क्या होगा? जो राज्य है वो भली भांति प्रकार से जो है आगे कार्य सुचारू उसका जो है चालू रहेगा। तो उस पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था? फ्रांसीसी विचारक थे मोंटेस्क्यू। उन्होंने जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी? मोंटेस्क्यू। फ्रांसीसी जो थिंकर थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने जो है शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर का जो है थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार बताए कि लोकतंत्र को अलग अलग
हिसाब से चलाया जा सकता है, जो कि एक राजतंत्र से अच्छा साबित अपने लिए होगा। तो अपन अब लोकतंत्र को समझेंगे, जो कि अपन आगे की जो क्लास लेंगे, जो अगली कल की जो क्लास लेंगे, उसमें अपन लोकतंत्र को भलीभांति प्रकार से समझेंगे। तो आपको लगता है कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, जो वीडियो मैंने जो सूचना आपको दी है, ये आपके लिए काम की हो सकती है, आपके लिए अच्छी साबित होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट में मेरे को ये ज़रूर बताएं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में PDF चाहिए या केवल हिंदी में PDF चाहिए। ज़रूर आपको नीचे कमेंट में बताना है। थैंक यू।